जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिर फिजुल है कद आसमान का। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस के सभी मेजर टॉपिक डिस्कस कर चुके थे कंप्लीटली और उनके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर चुके थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं और इनमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पॉइंट है जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु। अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक। और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, जूलॉजी के जनक यानी कि। और बॉटनी यानी कि वानस्पतिक विज्ञान, इसके जनक किसे कहा जाता है? तो इसके जनक कहा जाता है थियोफ्रेट्स। और ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और जूलॉजी के जनक भी किसे कहते हैं? अरस्तु को। और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, तो इसके जनक किसे कहते हैं? इसके जनक कहते हैं थियोफ्रेट्स को। फिर आगे देखेंगे कि मानव शरीर, इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं है। वैसे हमने सेल एंड सेल बायोलॉजी को डिस्कस नहीं किया, तो उसके सारे पॉइंट मैंने इसमें ऐड किए हैं और यहाँ हम उसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इसमें सारे ही जो भी चैप्टर है आपके मिक्स, उनके सारों के मिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेकर आया हूँ। फिर देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। क्या है? फीमर। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, सबसे छोटी पूछी जाए तो उसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज। तो फीमर कहाँ पर पाई जाती है? तो ये व्यक्ति की जांघ पर पाई जाती है। और अगर स्टेपीज की पूछा जाए तो ये कहाँ पाई जाती है? कान में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। सिम, SIM, इन सभी के दोनों कानों में एक एक होती है, यानी कि स्टेपीज, मेलस और इंकस। स्टेपीज, इंकस और मेलस। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है मेलस में से। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में कान में पाई जाने वाली हथौड़ी के आकार की हड्डी का नाम क्या है? उसमें ये तीनों ऑप्शन में थे और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी भी था। तो आपका आंसर होगा मेलस, हथौड़े के आकार की। हथौड़े के आकार की। तो ये हमने देखा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है फीमर, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में। फिर देखा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्टेपीज, जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में। फिर देखेंगे सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो होती है मैक्सिमस ग्लूटियम मैक्सिमस। ग्लूटियम मैक्सिमस, इसके नाम में ही मैक्सिमम आ रहा है, इसलिए इसको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि सबसे बड़ी है। फिर हम देखेंगे सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी पेशी है स्टेपेडियम। स्टेपेडियम या पेडियम। जैसे स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि है, इसी प्रकार इसके नाम से इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। फिर देखेंगे कि कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो वयस्क में कुल 206 अस्थियां होती है मानव शरीर में। और अगर पूछा जाए भ्रूणीय अवस्था में कितनी होती है? तो भ्रूणीय अवस्था में होती है लगभग 300। और आपसे पूछा जाए नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में लगभग 270।
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर देखेंगे कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 639। तो दोस्तों हमने देखा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो वो है फीमर, सबसे बड़ी अस्थि। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपिज। फिर देखा सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो वो ग्लूटियम मैक्सिमस है, और सबसे छोटी पेशी पूछा जाए तो स्टेपीडियम है। फिर देखा कुल अस्थियों की संख्या वयस्क में है 206, भ्रूणीय अवस्था में लगभग 300, और नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में 270। फिर कुल पेशियों की संख्या है 639। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वहां देखा था सबसे बड़ी अस्थि, अब देखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इज लीवर, यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है शरीर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक रसायनों का फिल्ट्रेशन वगैरह ये होता है। फिर हम देखेंगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर, लेकिन पूछा जाए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो हो जाएगी थायराइड। थायराइड। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर आगे देखेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है, और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो वो फीमर है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ध्यान रखना इन तीनों में डिफरेंस। सबसे बड़ा अंग त्वचा, यानी कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है त्वचा, यानी कि स्किन। फिर देखेंगे सबसे व्यस्त अंग, यानी कि सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है, तो वो है हार्ट। तो मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो लीवर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो वो थायराइड है, और सबसे छोटी पूछा जाए तो वो पीयूष ग्रंथि है। फिर देखा हमने शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे व्यस्त अंग है हृदय। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर देखेंगे अस्थि और अस्थि, दोनों अस्थि, दो अस्थियों को जिस संरचना से एक दूसरे से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लिगामेंट। या इसे क्या कहते हैं, स्नायु। यानी कि अस्थि से किस संरचना से जुड़ती है, तो वो जो जिस संरचना से जुड़ती है उसे लिगामेंट कहते हैं। और अस्थि पेशी से जिस संरचना से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कंडरा या टेंडन, कंडरा या टेंडन इसे कहा जाता है। फिर हम आगे देखेंगे कि संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, यानी कि संपूर्ण शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो वो है 5 से 6 लीटर। और अगर परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि संपूर्ण शरीर का, स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का के वजन का कितना परसेंट होता है, तो वो 7 से 8% रक्त होता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। यानी कि आयतन पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो मानव शरीर का, स्वस्थ व्यक्ति के मानव शरीर का 7 से 8%। ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे। सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है, ये भी ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी जो रेट है वो होती है 12 से 16 प्रति मिनट। मतलब एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करता है। एक ब्रीथिंग अंदर लेना और बाहर छोड़ने को एक ब्रीथिंग माना जाता है। 1 मिनट में लगभग एवरेज 12 से 16 तक होती है।
फिर देखेंगे सामान्य हृदय दर यानी कि हार्ट रेट कितनी होती है, तो वो 72 प्रति मिनट। और अगर नाड़ी दर पूछ लिया जाए, सामान्य नाड़ी दर, तो वो है 60 से 80 प्रति मिनट। ठीक है। अगर पूछा जाए शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसको फारेनहाइट में चेंज करना हो तो इसका हो जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है। इनको फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में ध्यान रखना। एक फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं, अगर केल्विन वगैरह इनमें चेंज करना हो तो F-32/9 इज इक्वल टू C/5। इस फॉर्मूले से आप डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हो। तो हमने देखा सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर कितनी है, 12 से 16 प्रति मिनट। ये सभी मिनट में, प्रति मिनट में। ठीक है, मतलब 1 मिनट में कितनी है। फिर सामान्य हृदय दर देखी तो वो है 72 यानी कि 72 पर मिनट। फिर देखा नाड़ी दर तो वो है 60 से 80 पर मिनट। फिर देखा शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है, तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री Fahrenheit. If you want to, you can take screenshot, then we will be ahead. रक्त का pH कितना होता है, तो रक्त का pH होता है 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है रक्त, हल्का क्षारीय। मतलब अगर किसी भी विलयन की pH 7 होती है तो वो उदासीन होता है, 7 से कम होती है तो वो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होती है तो वो बेसिक होता है। तो रक्त क्या है, हल्का क्षारीय। फिर देखेंगे मूत्र यानी कि यूरिन, तो इसकी pH कितनी होती है, इसकी pH होती है 6 से 8 के मध्य, 6 से 8 के मध्य यूरिन की pH होती है। फिर देखेंगे गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये हार्डली एसिड होता है, तो एसिडिक होता है, तो 1.5 से 3 तक इसकी pH होती है। ठीक है। और फिर देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लावर इन दिस वर्ल्ड इज रेफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए तो वो है रेफ्लेशिया। और सब विश्व का सबसे छोटा पुष्प पूछा जाए तो उसका आंसर होगा वुल्फिया। तो किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। हमने देखा कि रक्त की pH कितनी होती है 7.4, मूत्र की 6 से 8 और गैस्ट्रिक जूस की 1.5 से 3। फिर सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया और सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हो सके इस बार ये पूछ लिया जाए, ध्यान रखना। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शतुमुर्ग, ऑस्ट्रिच। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। फिर विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। तो ये क्वेश्चन आपके आर्मी 2023 जो अप्रैल में लास्ट ईयर आपके पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। फिर देखेंगे सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है यानी कि लार्जेस्ट मैमल, तो ये है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। फिर देखेंगे विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा पौधा है ये है यूकेलिप्टस। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा भी कहा जाता है, सफेदा। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जहां पर सेम की समस्या हो जाती है यानी कि जलाभरण, वहां पर सफेदा के पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में वाष्पोत्सर्जन करता है, तो सेम की समस्याओं को कम करने के लिए इसके पेड़, यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं। और ये विश्व का सबसे लंबा यानी कि इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। और अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो वो बांस है। इसकी ये नेक्स्ट लाइन वही है, विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो वो बांस है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि विश्व का एकमात्र पक्षी,
एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। अब आप कहोगे पीछे की ओर भी कोई पक्षी उड़ सकता है क्या? क्या पागल बना रहे हो? लेकिन ये पागल नहीं बना रहा हूं, 2011 में एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है गुंजन पक्षी। मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी में गुंजन पक्षी को ही हमिंग बर्ड कहा जाता है, तो इसको रीचेक करना एक बार। तो गुंजन पक्षी विश्व का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। और जो सबसे छोटा पक्षी है वो भी हमिंग बर्ड ही है, जिसे गुंजन पक्षी कहा जाता है। सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए तो वो शतुमुर्ग है, यानी कि ऑस्ट्रिच है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपिन उत्तरदायी होता है। फिर पूछा जाए मूत्र के पीले रंग का क्या कारण है? तो इसमें मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है, इस कारण मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और जब पी लिया हो जाता है तो व्यक्ति के मूत्र का रंग पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बिलीरुबिन जो यकृत है उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इनका स्तर जो वर्णक है इनका स्तर बढ़ जाता है, जिससे यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के रंग का पीलापन और ज़्यादा हो जाता है। फिर देखेंगे मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? तो ये डायलाइसिस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज डायलाइसिस। जब रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति का डायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस किया जाता है। इससे क्या होता है? क्रिएटिनिन की मात्रा कंट्रोल में आ जाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी, अब मैंने कहा था कि हमने कोशिका सेल एंड सेल बायोलॉजी को अलग से टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ा, तो जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम ब्रीफली यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। फिर पूछा जाए अगर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है शतुमुर्ग का अंडा। शतुमुर्ग का अंडा, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। फिर देखेंगे एक जीन एक एंजाइम धारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ये दी थी बीडल एवं टेटम ने। बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम धारणा को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बीडल एवं टेटम। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। फिर हम देखेंगे कोलचिसिन केलोन्स क्या करते हैं, मतलब इनका कार्य क्या है? तो ये कोशिका विभाजन को रोक देते हैं। कोशिका विभाजन को रोक देते हैं। फिर हम देखेंगे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। राइबोसोम, इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर देखेंगे सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। तो हमने देखा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। फिर एक जीन एक एंजाइम धारणा बीडल एवं टेटम ने दी। कोलचिसिन केलोन्स क्या करते हैं? ये कोशिका विभाजन को रोक देते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है राइबोसोम। और सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम और सबसे बड़ा केंद्रक। फिर हम देखेंगे ऐसे कोशिकांग जिनमें स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसलिए ये संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। तो ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, तो उनका नाम है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है लवक, यानी कि प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड।
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है सूत्रकणिका। ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे कोशिका झिल्ली दोहरी कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से, यानी कि ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनमें डबल लेयर प्रेजेंस होती है, तो वो भी ये दोनों है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है। फिर देखेंगे नग्न कोशिकांग, मतलब ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो बिना झिल्ली वाले होते हैं। तो नग्न कोशिकांग कौन से हैं? तो ये है सेंट्रियोसोम एंड राइबोसोम। सेंट्रियोसोम एंड राइबोसोम, ये दोनों नग्न कोशिकांग कहलाते हैं क्योंकि इनमें झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। तो हमने देखा ऐसे कोशिकांग जिनमें स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और फिर हमने देखा कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो वो भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है लवक। फिर हमने देखा नग्न कोशिकांग कौन से होते हैं, तो वो होते हैं राइबोसोम और सेंट्रियोसोम। केंद्रिका भी यही होता है। हम आगे बढ़ेंगे कि विभिन्न कोशिकांग और उनकी खोज किसने की। तो ये कोशिका चैप्टर लगभग ब्रीफली मैं पूरा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो इसकी खोज में नाम आता है कोलिकर। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? तो इसमें भी नाम आएगा कोलिकर। भ्रमित मत होना, इसमें लोग इसका बहुत सारे आंसर दे रखे हैं अलग अलग बुक में, लेकिन ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में से बता रहा हूँ। फिर इसका नामकरण किसने किया? इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? ये दिया सीपी बेंदा ने। ठीक है। तो कोलिकर ने खोज की, सर्वप्रथम देखा कोलिकर ने और खोज की कोलिकर ने। फिर नामकरण किसने किया? तो वो किया सीपी बेंदा ने। फिर केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इसने क्या की? केंद्रक की खोज की। फिर आएगा लवक, तो लवक की खोज की हेकल ने। लवक की खोज किसने की? हेकल ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरित लवक की खोज किसने की, तो हरित लवक की खोज किसने की, ये आप बताना। फिर लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज की डी डवे। डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की। फिर अगर आपसे पूछा जाए अंतःप्रदवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इसकी खोज की पोर्टर ने। पोर्टर ने इसकी खोज की। फिर राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज किसने की? और गोल्जिकाई, तो गोल्जिकाई की खोज किसने की? तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि हरित लवक, हरित लवक की खोज किसने की? ये की सिम्पर ने। यानी कि लवक की खोज अगर आ जाए तो लवक की खोज की हेकल ने, अगर हरित लवक की खोज आ जाए हरित लवक की खोज की सिम्पर ने। फिर हम देखेंगे राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज किसने की? तो खोज की क्लाडे ने। क्लाडे, इसने की खोज। और अगर नाम आ जाए, नाम किसने दिया? नाम आ जाए तो नाम दिया पेलाडे ने। पेलाडे ने। ठीक है। और गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाई, इसकी खोज किसने की? तो या इसमें नाम आएगा कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी, तो इसमें तो आपको नाम से पता चल जाएगा गोल्जिकाई, जिसकी खोज की गोल्जी, कैमेलियो गोल्जी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये यहां से एक क्वेश्चन बनता है और ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो खोज में नाम आएगा कोलिकर का। फिर इसका नामकरण किसने किया? सीपी बेंदा ने। अगर आ जाए केंद्रक की खोज किसने की? तो आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर आ जाए लवक की खोज किसने की? तो हेकल ने। लेकिन अगर आ जाए हरित लवक की खोज किसने की? तो वो की सिम्पर ने। फिर देखा लाइसोसोम की खोज की डी डवे ने। अंतःप्रदावी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की खोज की पोर्टर ने। फिर राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज की क्लाडे और नाम दिया पेलाडे ने। ठीक है। फिर गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी खोज की कैमेलियो गोल्जी ने। ठीक है।
तो ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हम देखेंगे विभिन्न मतलब जो भी कोशिका के जो कोशिकांग है उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये पिछली स्लाइड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल इज, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अभी बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिगन ने। यहाँ पर हम इनके अन्य नाम भी साथ में देखेंगे ताकि साथ का साथ याद हो जाए। फिर कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो गोल्जी काई। गोल्जी काई को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। फिर कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो सबसे छोटा कोशिकांग है और यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर देखेंगे रसोई घर, तो रसोई कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो लवक को, यानी कि प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। फिर हम देखेंगे आत्महत्या की थैली, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि जब लाइसोसोम डैमेज हो जाते हैं या फट जाते हैं तो ये समस्त कोशिकांगों को पचा देते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर इन कोशिकांगों को मापने की इकाई क्या है, तो वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर यानी कि ये 10⁻⁻⁶ में आता है, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, फिर डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। तो इस प्रकार इनके मापन है। जब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे तो मैं ये बता दूंगा, लेकिन ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने देखा यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं, तो गोल्जी इकाई को। और प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो राइबोसोम को कहा जाता है। फिर रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो वो प्लास्टिड यानी कि लवक को कहते हैं। फिर कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। दोस्तों मैंने ये सारे जिसको भी जो भी कहा जाता है वो सारे एक ही स्लाइड में लाया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और एक साथ आपको कंपैरिजन करके याद रखने में आसानी हो। तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। और मापन की इकाई क्या है, ये है माइक्रोमीटर, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था साथ का साथ रिवाइज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो ये की खोज में नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में कोलिकर का, और नामकरण किसने किया, सीपी बेंदन। फिर गोल्जी इकाई, तो गोल्जी इकाई की खोज की ये कैमिलियो गोल्जी ने। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज की, जैसे कि पिछली स्लाइड में अभी मैंने बताया था राइबोसोम, तो इसकी खोज की क्लाडे ने और नामकरण किया पेलाडे ने, ठीक है। और फिर आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनेमल। इनेमल ये दांतों में पाया जाता है, यानी कि दांतों का ऊपरी आवरण शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और अगर विश्व का सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो वो हीरा होता, पहले हीरा होता था, अब कृत्रिम पदार्थ की भी खोज कर ली गई जो वो की कार्बाइड है। फिर हम देखेंगे मानव शरीर की रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है, तो वो यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना यानी कि केमिकल लेबोरेटरी किसे कहते हैं, वो कहते हैं लीवर को। फिर हम देखेंगे मानव की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, यानी कि जो कौन सा वर्णक है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो वो है मिलेनिन। मिलेनिन जब ये वर्णक अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति का त्वचा का रंग काला हो जाता है, और ये कम सक्रिय रहता है तो व्यक्ति की त्वचा का रंग गोरा रहता है। तो दोस्तों ये हमने विभिन्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में से हैं ये हमने पूरे डिस्कस किए, और इनको याद करने की कोशिश करना और इनको याद रखना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना और याद रखना। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।